So good afternoon, everyone. Now just write your doubts of 2.3, isn't it? M 2.3 में आपको जो doubts थे, just quickly write those so that we can proceed. M 2.2 sorry, तो M 2.1 हमने देख लिया था, वो सारा clear हो गया था. Yes, M 2.2, M 2.2, M 2.2 in class exercise and homework. There are so many questions. जो भी doubts है आप बताएं. फिर M 2.3 we will start what is relation and function, right? Domain and range, it will be our last topic. Okay. So here I am having for 2.2 in class exercise, that is 5th, 2nd and 8th. In homework exercise I am having 9, 12 and 14. Okay. I see 7, 8. Okay. Homework 11, 12. Okay. Wait. Homework 10, 5th, 3rd and 13th first. Okay. 10, 5th, 3rd. Okay. And 13 first. चलो 9, 12, 14 तो हुई क्या? 7, 8. Okay, great. 11, 12, it is there. 14, it is there. Homework 5, 7. Homework 5 is there. Means fifth 3 is there exactly. Fifth 7. Okay, any other? I see second question, third. So I see second, third part. Okay. So next. Any other? Okay. So अनुराग आप एग्जाम दे देना, उसके बाद एग्जाम का डाउट सॉल्विंग का लिंक में भेज दूंगा ग्रुप में. आज शाम तक आप एग्जाम दे देना, ठीक है? तो तब वो लोग आप सब देख लेना, ठीक है? सो आई सी सेकंड एंड थर्ड. ओके. नाउ so see here, and in class exercise 5th. Okay, in class exercise 5th is already there. So let us start. Okay. चलो, इसके बाद का मैं सोच रहा था पहले स्टार्ट कर दूं, बट नो प्रॉब्लम. चलो ठीक है, अब थोड़ा लेट टू लेट सही, बट विल वॉक विथ आवर ओन पेस. हम अपनी स्पीड के साथ चलेंगे धीरे धीरे. ओके. सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक साथ फटाफट सारी चीज़ें खत्म करने का कोई मतलब नहीं है. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विथ योर इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट फर्स्ट. ओके. लेट अस सी दैट कि उसमें आपको क्या पूछा गया है. ओके. सो इफ यू विल सी दैट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में पूछा है let A be an any set such that it lies in the universal set U. Using this information, match the columns. More than one option in column 1 can match with option in column 2. Okay. So here it is my question number 2 and its third part, right? In class exercise question 2 third part means C. It is U and union A, right? So this I have already given you the equation, isn't it? See, suppose ये आपका U है और A है, तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा? यूनियन मतलब आपको कौन से एलिमेंट्स लेने हैं? यूनियंस मींस व्हाट वाज द शॉर्टकट? ऑल एलिमेंट्स. आपको ए के भी एलिमेंट्स लेने हैं, आपको यू के भी एलिमेंट्स लेने हैं, तो सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? यू आ जाएगा ना, राइट? सो दिस इज यू. सो क्या ये डाउट क्लियर हो गया? यू वाला ऑप्शन है आपका 2. ओके, मतलब वो मैच द कॉलम से ऑप्शन 2. तो ये क्लियर हो गया, राइट? इट वाज इजी. चलो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट खत्म. उसके बाद है आपको क्वेश्चन 5th, देन 7th एंड 8th.
क्वेश्चन 5 के एक्चुअली सेकंड पार्ट में डाउट है, बट किसी को पूरा क्वेश्चन 5 में डाउट है, लेट अस सी। सो क्वेश्चन 5, यूज वेन डायग्राम टू प्रूव। ओके, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं, राइट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जो ऑलरेडी मैंने आपको वेन डायग्राम से प्रूव करा ही दिए थे, इजंट इट? ये हमने वेन डायग्राम जब मैं आपको दिखा रहा था तो तभी हमने उसका वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया था। आपको याद हो तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, राइट, थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे थे, बट फाइनली इट वाज डन, इजंट इट? तो एक बार वापस कर लेते हैं तो वापस सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप फाइनल भी दिखा सकते हैं। ओके, सो बस सिंस वेन डायग्राम से हमें प्रूव करना है तो यहाँ पे हमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सो नाउ समझो अब इसको कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको ये पूछ रहे हैं कि यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आपको प्रूव करना है। पहला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट। और सेकंड आपको प्रूफ करना है इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इज इट क्लियर? चलो, सो लेट अस सी, राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एलएचएस को देखेंगे। तो एलएचएस में आपको दिया गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमें ऐसे तीनों सेट को ड्रॉ करना पड़ेगा ए बी सी यूनिवर्सल डायग्राम में, कि सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी दिखाऊं, फिर उसके साथ ए का यूनियन दिखाऊं। सी, सो लेट अस ट्राई टू प्रूव फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए मुझे एलएचएस के लिए चाहिए ए यूनियन बी intersection C. So first what I'm going to do, right, I will draw it step by step. So this is my A, this is my B, and this is my C. So A, B, C. Now we want B intersection C first, right? So क्या ये B intersection C हो जाएगा? Right. So this is my B intersection C. You can shade with your pencils, right? So here I will name this graph as B intersection C. अब ये बी इंटरसेक्शन सी के साथ मुझे ए का यूनियन करना है। सो यूनियन मीन्स ऑल, तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सो माय नेक्स्ट स्टेप इज ए बी एंड सी। ओके, बी इंटरसेक्शन सी इतना था, अब उसके साथ ए का यूनियन कर दूंगा, राइट। तो वो पूरा ग्राफ आपका हो जाएगा लाइक दिस। बी इंटरसेक्शन सी तो था ही, अब उसके साथ आपका ए वाला पार्ट भी कवर हो गया। पूरा शेडिंग, हैचिंग, राइट, you can denote it with the way you think proper. So उससे फाइनली आपका आंसर आएगा A union B intersection C, which is our LHS, right? चलो अब RHS के लिए देखते हैं, और इसी में हम कंफ्यूज हो रहे थे लास्ट टाइम। चलो नाउ लेट अस सी इट्स RHS. सो RHS के लिए हमारे पास है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो सबसे पहले मैं A यूनियन B और A यूनियन C ड्रॉ करूंगा, राइट। So this is my Venn diagram, okay, where this is A, B and C, A, B, C. चलो A यूनियन B, A यूनियन B में कितना पोर्शन कवर हो जाएगा? पूरा आ जाएगा ना, A यूनियन B, isn't it? Right. पूरा दिखा सकते हो। फिर A यूनियन C, so this is A, B, C, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा it is A यूनियन B and here it is A यूनियन C, A, B, C. तो A और C को मैं पूरा कवर कर लूंगा like this, okay, is it clear? फिर इन दोनों का मुझे लेना है इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन है, ओके। सो इट इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A, B, C. So you can observe here carefully that A तो दोनों में कॉमन ही है, isn't it? A और A तो दोनों में कॉमन है, तो A पार्ट मुझे मिल जाएगा पूरा का पूरा, A पूरा कॉमन है, राइट।
और बाकी बचा इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन विच इज लुकिंग लाइक दिस, ऐसा वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में। सो ये वाला पोर्शन भी आपका आ जाएगा। ओके, ये वाला पोर्शन भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी फ्रॉम वेन डायग्राम क्लियरली दैट योर LHS is equal to your RHS. Is it clear? Right? आपका LHS और RHS दोनों सेम हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए। तो उसी तरीके से अगर आपको इसका सेकंड करना हो, राइट, तो सेकंड का मैं डायरेक्ट अभी फाइनल ड्रॉ करूंगा, राइट, समझ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो फिर फर्स्ट आप समझ सकते हो। तो सेकंड का आपका LHS है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, राइट। तो हमें पता ही है B यूनियन C क्या होगा, राइट, और उसके साथ A का इंटरसेक्शन लेना है, समझो। सो सपोज दिस इज ABC, राइट, व्हाट इज माय B यूनियन C? B यूनियन C इज दिस होल। ओके, चलो अब उसके साथ मुझे A का इंटरसेक्शन लेना है। A आपका ये पूरा है, तो A के साथ उसका इंटरसेक्शन सिर्फ इतना पोर्शन आएगा, राइट। सो अगर उसके साथ में ये मेरा हो गया B यूनियन C, राइट, दिस इज माय B यूनियन C। नाउ अब इसको मैं A के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, तो A B यूनियन C, उसके साथ उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा सिर्फ इतना वाला पोर्शन, isn't it? Right, so this is my LHS। आपको पूरा यूनिवर्सल सेट में दिखाना है, राइट, दिस इज C। चलो उसी तरीके से RHS देखता हूँ। पेंसिल, वैन डायग्राम आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है और आसान है। अब ये ड्रॉ करने के लिए आप क्या करना पता है? कॉइन्स, राइट, यूज कॉइन्स। 10 रुपी 2 रुपी कॉइन रख देना, 1 रुपी, बस वो कॉइन रख के तुरंत ड्रॉ कर देना है। इज इट क्लियर? सो पेंसिल विल बी बेटर। नाउ योर RHS इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले मैं A इंटरसेक्शन B ड्रॉ करूंगा। So this is my ABC. So my A intersection B will be this part, isn't it? चलो उसके बाद A intersection C. So A, B, C, A और C का intersection this part, isn't it? और बीच में ये वाला पोर्शन कॉमन है। अब मुझे इन दोनों का करना है यूनियन। ये मेरा आ गया A इंटरसेक्शन B, ये आ गया A इंटरसेक्शन C। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा, यूनियन मतलब ऑल, ये भी मुझे उठा लेना है और ये भी उठा लेना है। तो माय फाइनल आंसर विल बी A B C। तो ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा और उसके बीच का कॉमन पोर्शन भी आ जाएगा, राइट। So this is the case. So in both the cases I am getting same. So my LHS is equal to RHS. Right. Even मैंने आपको इसी तरीके से समझाया था ये क्वेश्चन या ये प्रॉपर्टी। So can we move to next question? क्या ये क्लियर हो गया? इसके बाद आपका बचा अब 7th and 8th. Okay. Sir, is there a way of solving this kind of problems without Venn diagram? दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब अब एग्जैक्टली ये तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया कि वेन डायग्राम से प्रूफ करो। सेट्स वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम सबसे इजियर मेथड है, अगर वेन डायग्राम से वो सॉल्व हो रहा हो तो। लास्ट एक्सरसाइज के एक एक्सरसाइज में मैंने आपको बोला था, उसमें अगर आप वेन डायग्राम यूज करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर नॉर्मल तो नॉर्मल वाला डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल अगर आपको सारे एलिमेंट्स के लिए प्रूफ करना है तो सारे स्टेटमेंट्स लिख के उनके डेफिनेशन में जा जाके करना पड़ेगा। सो वेन डायग्राम विल बी मच इजियर। ओके, सो एनी अदर थिंग, शैल वी मूव फॉरवर्ड? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 5? एनीवन? आगे बढ़े, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, सो क्वेश्चन 5 के बाद देखते हैं अब क्वेश्चन 7 एंड 8 एंड लेट अस फिनिश आवर IC।
Yes, Jay Sharan, you want to ask something? I think you are not knowing. You unmute yourself. So see here, question 7. In a class, 60% pass their physics examination. Right, 60% students physics exam में pass हो गए हैं भाई. 58% passed in mathematics. ठीक है, 58% मैथ्स में पास हो गए हैं. At least what percent of students passed both their physics and mathematics examination? Right. मतलब at least means you know minimum. Minimum how many students are there who passed both in physics as well as maths? Right. Physics और maths दोनों को कितने students ने clear किया? तो पहले तो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो. राइट. अब कोई एक स्टूडेंट पढ़ रहा है क्लास में. राइट. तो अगर कोई स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ रहा है तो क्या वो सिर्फ फिजिक्स की एग्जाम देगा? राइट. ऑब्वियसली उसके जितने सब्जेक्ट होंगे वो सारी एग्जाम देगा. फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, राइट, इंग्लिश, सीएस, जो भी सब्जेक्ट लिया. तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 60% स्टूडेंट्स ने फिजिक्स पास कर लिया, तो उसके बारे में मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने फिजिक्स पास किया है. उन्होंने मैथ्स पास किया नहीं किया, उनमें से कितने लोगों ने मैथ्स पास किया, क्या वो मुझे पता है? नहीं. isn't it? तो बट वो 60% में वो लोग भी हो सकते हैं कि जिन्होंने मैथ्स पास किया भी है और नहीं भी. इन द सेम वे जो 58% स्टूडेंट्स ने मैथ्स पास किया है, ठीक है, तो उसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कि जिन्होंने फिजिक्स पास किया है और नहीं भी. सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर या आपको पॉइंट तब पता चलेगा जब मैं उसका शायद वेन डायग्राम ड्रॉ कर दूं. ठीक है, समझना यहाँ पे. और हमें क्या फाइंड करना है हम ढूंढे. ओके. So give me 1 minute. There is one. Okay. So we are going to see this. Now see here. So okay, we'll see now. So suppose, right, ये 60% and 58% का आसान करने के लिए, right, we will assume that there are 100 students in this class. Right. The total number of students are 100 students. So suppose this is my universal set, where my universal set is all number of students, yeah, all students studying in this class, right? So here my number of elements in set U is 100. Okay. Now let us assume that there is one set called name P, right? Where this P meanings it involves the students who passed maths examination or sorry physics examination, right? जिन्होंने physics exam अपने निकाल दी. So here my number of elements in P physics there are actually 60%, and since out of 100 60% will be only 60 only, isn't it? So number of P will be 60. Now in a similar way, let me assume that there is one another set called M, where M is equal to students who passed maths examination. The students who passed maths examination I know, so therefore number of students in class M will be equal to 58 because it is given as 58%, right? Now अब समझो, अब इसको बताने का मतलब क्या हो गया, P इंटरसेक्शन P और M, राइट. अब यहाँ पे क्वेश्चन में समझो कि आपको 60% एंड 58% क्लियरली दिया है कि आपको ऐसा बोला है कि एटलीस्ट नहीं, बस 60% एंड 58% आर क्लियरली. ओके. तो समझो अब ये फिजिक्स और मैथ्स का यहाँ पे इंटरसेक्शन है. तो ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने दोनों एग्जाम क्लियर किए. उन्होंने फिजिक्स भी क्लियर किया, उन्होंने मैथ्स भी क्लियर किया है. यहाँ वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने सिर्फ फिजिक्स क्लियर किया है, उन्होंने मैथ्स क्लियर नहीं किया है. यहाँ वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने सिर्फ मैथ्स क्लियर किया है, फिजिक्स क्लियर नहीं किया है. और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने फिजिक्स और मैथ्स दोनों क्लियर किया है. तो अगर मैं इस तरीके से दिखाऊंगा तो मेरी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, isn't it? अब मुझे फाइंड क्या करना है? सी व्हाट आई हैव टू फाइंड इज minimum number of students who have cleared both physics and maths. Okay.
So if I have to find both, right, the students who have cleared both physics and maths both examination, that means it involves and in between. And in between, that means I have to find physics and maths, intersection of physics and maths, number of students in physics and maths, isn't it? And this should be minimum. ये minimum उस तरीके से find करना है. Now what is the relation between this? Right, P M P intersection M का relation क्या है? So its relation includes number of P union M, right? Number of students in P union M, जो हम last time formula देख गए थे. There are number of students in P plus number of students in M plus number of students in M minus number of students in P intersection M. So these are number of students in P set P plus number of students in set M minus number of students in set P intersection M. Okay. Now, if my P intersection M should be minimum, वो minimum कब होगा? जब मेरा P union M, देखो number of elements in P and number of elements in M are constant. Number of elements in P are how much? 60. Number of elements in M are how much? 58. Right. तो ये minimum कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा, isn't it? So ये साइंस स्मृति स्टाइलिंग बोल की अपनी पढ़ाई खुद से कर, मैं भी बहुत टाइम निकाल के अपने आप के लिए पढ़ती हूँ. साइंस स्मृति, ये आप क्या लिख रहे हैं चैट बॉक्स में? What is happening over there? प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. ये सारी चीजें करोगे तो ग्रुप से बाहर निकाल दिए जाओगे. Where is Sai Smriti? Now she is not in the group now. Okay, leave this. So क्या ये चीज आपको पता चली? नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम ये मिनिमम कब होगा? जब आपका नंबर ऑफ पी यूनियन एम मैक्सिमम होगा. Okay, but how you are going to find number of P union M? Okay, yes. So समझ रहे हैं यहाँ पे? ये चीज पता चली ना आपको कि ये आपका मिनिमम कब हो सकता है? ऑब्वियसली जब P union M आपका मैक्सिमम होगा, right? And here Vivek is telling we will put that in the equation and find P intersection M. That is students who passed in both maths and physics examination. हाँ, yes, right. So P union M maximum आपका क्या होगा? अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे, right? समझना, हम ऐसा मान रहे हैं कि क्लास में सिर्फ 2 ही एग्जाम हो रही है, फिजिक्स एंड मैथ्स, राइट? ये P यूनियन M है. अब P यूनियन M को मुझे मैक्सिमम करना है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है पूरी की पूरी यूनिवर्सल सेट, इजंट इट? आप फिलहाल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे ये एरिया में कि जिनसे कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुई है, जिनसे ना ही फिजिक्स क्लियर हुआ है ना ही मैथ्स क्लियर हुआ है, राइट? अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फिजिक्स और मैथ्स ये दोनों क्लियर हो गए हो, या मतलब आइदर फिजिक्स क्लियर हुआ हो आइदर मैथ्स क्लियर हुआ हो, ऐसे स्टूडेंट्स के मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इन सारे स्टूडेंट्स को हम कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करवा दें, राइट? मतलब सारे स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करी दी. सो दैट मीन्स all students have cleared the examination. So my number of P union M or my P union M will become universal set only, right? Or let me write this sentence over here. To find minimum of minimum of number of P intersection M,
we should have to have maximum number of elements in P union M. अब P union M में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने कर सकते हैं? ऑब्वियसली पूरे क्लास में 100 लोग हैं, सबको पास करवा देंगे, राइट? सबको पढ़ा के पास करा देंगे, सबका अवंती में एडमिशन करा देंगे। नाउ तो सब अवंती में आ जाएंगे, सब पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, पढ़ाई करनी पड़ती है। चलो, we can only guide you in better way. So number of elements in P intersection M, वो फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P union M फाइंड करने हैं। So number of elements in P union M maximum value will be 100. So this 100 is equal to 60 plus 58. This will be 118 minus number of elements in P intersection M. तो वो इस तरफ आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P intersection M will be equal to 118 minus 100, which is equal to 18. Is it clear? क्या ये चीज क्लियर हुई? मैं एक बार इक्वेशन आपको वापस समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे डाउट पूछता हूँ वापस, ठीक है? समझ रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि भाई एक क्लास है, जिस क्लास में 60% स्टूडेंट्स ने फिजिक्स एग्जाम क्लियर कर लिए, 58% स्टूडेंट्स ने मैथ्स एग्जाम क्लियर कर लिए। तो आपको पूछा है कि ऐसे मिनिमम स्टूडेंट्स आप हमें बताएं कि जिन्होंने फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों एग्जाम क्लियर की हुई है। ओके, तो अब उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें दिया गया है उसको अच्छे से हमने लिखा। किस फॉर्म में लिखा कि सपोज U is the universal set, right, where it consists of all the students of the class and number of elements in U are 100. Okay, उसके बाद अगर जो P के एलिमेंट्स हैं, फिजिक्स एलिमेंट्स के जो फिजिक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं, उसको अगर मैं P सेट से नाम देता हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P will become 60 and number of elements in M will become 58. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस तरीके का वेन डायग्राम ड्रॉ करने से यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स दोनों क्लियर की है। ये वाले स्टूडेंट्स ने सिर्फ फिजिक्स क्लियर की है, मैथ्स क्लियर नहीं की, और ये वाले स्टूडेंट्स ने सिर्फ मैथ्स क्लियर की है, फिजिक्स क्लियर नहीं की। तो हमारे पास सारे टाइप के स्टूडेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, राइट? अब relation between P union M and P intersection M and P and M is given by number of students in P union M is equal to number of students in P plus number of students in M minus number of students in P intersection M. So number of students in P will be 60, M will be 58. We have to find its minimum value. अब इसकी minimum value find करने के लिए obviously इसकी maximum value find करना पड़ेगा because यहाँ पे minus है, right? So उसकी maximum value क्या होगी? सारे students को pass करवा दो, maximum value is 100. 100 यहाँ पे रखो तो number of P intersection M will be 18. So is it clear to you? Right? Can you type in chat box? इसके अलावा और कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। So anyone want any kind of repetition? No? Okay. Shall we move forward? चलो, तो इसके बाद क्वेश्चन 7 के बाद आपको डाउट था क्वेश्चन नंबर 8. Let us see question number 8. Okay. So Aryan is asking that, sir, what if in this question instead of minimum nothing was asked or maximum was asked? Okay. तो ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी नहीं पूछेंगे, राइट? या डायरेक्टली ए इंटरसेक्शन भी या सब ये वाले क्वेश्चन को अगर हम रिवाइज करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी वेयर 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम वेयर 58, right? Now what if they are asking maximum number of students who have cleared number of P intersection M? Okay, so who have cleared both physics and maths. So number of elements in P union M is equal to number of elements in P plus number of elements in M minus number of elements in P intersection M. The number of elements in P intersection M will be equal to number of elements in P plus number of elements in M, and those we know, this is 60 plus 58 minus number of elements in P union M. This is 118 minus number of elements in P union M. अब अगर इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है,
राइट, अगर क्वेश्चन में मिनिमम की जगह मैक्सिमम पूछा होता, देन आवर पी यूनियन एम शुड बी मिनिमम। अब पी यूनियन एम की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कि पी यूनियन एम की मिनिमम वैल्यू, राइट, या पी यूनियन एम की अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सो व्हाट शुड बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इंटरसेक्शन एम। पी इंटरसेक्शन एम की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे आपको रिवर्स देखना पड़ेगा, तो पी इंटरसेक्शन एम की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 58, राइट, इजंट इट? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जितने लोगों ने मैथ्स क्लियर कर लिया है उतने ही लोगों ने फिजिक्स क्लियर कर दिया है, क्योंकि उसके स्टूडेंट्स तो कम है, तो ये 58 इधर आ जाएंगे और दो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई तो होंगे। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम विल बी इक्वल टू 58, वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, तो मैक्सिमम के लिए हमें वो करने की जरूरत नहीं है, बट वो मैक्सिमम लेने से इसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पी यूनियन एम विल बी इक्वल टू 60, क्योंकि 58 दोनों जगह से कट हो जाएगा। ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पी यूनियन एम विल बी इक्वल टू 60। सो इज इट क्लियर? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, नाउ गुड क्वेश्चन। ओके, चलो, सो एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, राइट, अगर आप बीच में एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, राइट, आई कैन सी हियर योर चैटिंग, आपको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ओके, तो वो चीजें ध्यान रखो। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स के नाम आए हैं मेरे पास, राइट, और अभी सबके सामने मैं नहीं बोलूंगा, सो बीवेयर। यहाँ पे आपके पेरेंट्स ने फीस पे की है ताकि आप पढ़ पाओ, राइट, ऐसा नहीं इधर मस्ती करने के लिए नहीं आते आप लोग। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 ना। इन क्वेश्चन नंबर 8 it is given as in a survey of 60 people, it was found that 25 people read the Hindustan Times represented by set A. Okay, तो सेट भी आपको बना के ही दे रहे हैं, राइट, सो 60 पीपल का टोटल सर्वे किया गया है, वो 60 में से 25 पीपल आर रीडिंग हिंदुस्तान टाइम्स, और उसको हम ए सेट में डिनोट करेंगे। 26 रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया represented by set B, and 26 read Indian Express, 26 read Indian Express, which is represented by set C. 11 read both Hindustan Times and Times of India, तो both पढ़ने वाले हैं 11। उसके बाद 8 read both Times of India and Indian Express। ओके, तो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस वो 8 पढ़ रहे थे। ओके, एंड 9 read both Hindustan Times and Indian Express। So Hindustan Times and Indian Express मतलब A and C, okay, इन दोनों को both पढ़ रहे हैं 9 people। Find the number of people who read at least one of the paper, right? So we have to find the number of people who are reading at least one paper, at least one of paper। इसका मतलब पहले समझना है, इसका मतलब क्या है। ओके, चलो ठीक है, लेट अस वेट फॉर 1-2 minutes इफ वॉइस इज ब्रेकिंग, राइट, टिल देन मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। कितने स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? एम आई ऑडिबल? टाइप इन चैट बॉक्स प्लीज सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। और इज स्क्रीन विजिबल टू यू?
Voice is clear. Screen is also clear. So shall we proceed? Okay, because okay. तुलिप को ब्रेकिंग लग रहा है, बट वो तुलिप ने बोला ही था कि उनका नेट का इशू है आज. ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? समर्थ एंड अनुराग. अनुराग को शायद थोड़ी प्रॉब्लम है. अनुराग, कैन यू हियर मी? समर्थ. चलो, सो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमें जो चीजें दी गई हैं, राइट, चलो उसको पहले अच्छे से लिखते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है और क्या हम कर सकते हैं. तो ए, बी और सी, ये तीनों सेट्स आपको खुद ही बना के दिए गए हैं.